कहानी का शीर्षक रंगों के झरने का रहस्य। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना और जादुई जंगल था। इस जंगल में पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां आसमान को छूती थीं और फूल इतने चमकीले थे कि लगता था जैसे इंद्रधनुष टूटकर बिखर गया हो। गांव के बच्चे उस जंगल में खेलना बहुत पसंद करते थे, लेकिन वे जानते थे कि जंगल का अपना एक रहस्य है। गांव में दो बच्चे रहते थे, रोहन और प्रिया। रोहन 8 साल का था और बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। प्रिया, उसकी छोटी बहन, 5 साल की थी और कल्पनाओं से भरी एक प्यारी लड़की थी। उन्हें जंगल से बहुत प्यार था। वे अक्सर उसकी कहानियां सुनते थे, खासकर रंगों के झरने की कहानी। कहा जाता था कि जंगल की सारी चमक और रंग उसी जादुई झरने से आते हैं जो जंगल के बीच में कहीं छिपा था। रोहन और प्रिया हमेशा सोचते थे कि काश वे उसे अपनी आंखों से देख पाते। जंगल उनके लिए सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक दोस्त जैसा था जहां हर पत्ता एक कहानी सुनाता और हर फूल एक गीत गाता था। वे अक्सर जंगल की नई नई पगडंडियों पर घूमते, गिलहरियों का पीछा करते और चिड़ियों की आवाजें सुनते। एक सुबह जब रोहन और प्रिया जंगल में खेलने गए तो उन्हें कुछ अजीब लगा। हमेशा चमकीले रहने वाले फूल आज मुरझाए और फीके दिख रहे थे। पेड़ों की पत्तियां भी अपनी हरी भरी चमक खो चुकी थीं। हवा में वह खुशनुमा महक नहीं थी जो अक्सर उन्हें मिलती थी। पक्षी भी चहचहाने के बजाय चुपचाप बैठे थे। जंगल उदास लग रहा था। रोहन ने कहा, प्रिया देखो, जंगल कितना शांत और दुखी लग रहा है। फूलों के रंग कहाँ चले गए? प्रिया ने अपनी छोटी सी उंगली से एक मुरझाए फूल को छुआ और बोली, हाँ भैया, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनके सारे रंग चुरा लिए हों। तभी उनकी ओर उड़ता हुआ एक रंगीन तोता आया, जिसका नाम मिठू था। मिठू कोई साधारण तोता नहीं था, वह जंगल के रहस्यों को जानता था और थोड़ी बहुत बातें भी कर लेता था। मिठू बहुत परेशान लग रहा था। उसने उदास होकर कहा, किर्र, जंगल का रंग खो गया है। किर्र, रंगों के झरने का चमकीला पत्थर गायब हो गया है। रोहन और प्रिया मिठू की बात सुनकर चौंक गए। चमकीला पत्थर गायब हो गया? रोहन ने पूछा। तो क्या इसीलिए जंगल इतना उदास दिख रहा है? मिठू ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, हाँ किर्र, अगर वह पत्थर वापस नहीं मिला तो जंगल हमेशा के लिए अपना रंग खो देगा। किर्र, सब कुछ फीका पड़ जाएगा। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। हम ऐसा नहीं होने दे सकते, उसने दृढ़ता से कहा। रोहन ने अपनी बहन की ओर देखा और उसका हाथ पकड़कर बोला, हम मदद करेंगे मिठू, हम रंगों के झरने के पत्थर को ढूंढेंगे। मिठू ने खुशी से अपनी पंख फड़फड़ाए और कहा, किर्र, तुम बहुत बहादुर बच्चे हो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तीनों ने मिलकर जंगल को बचाने का फैसला किया। उन्होंने जल्दी से अपने घर जाकर एक छोटी सी थैली में कुछ फल और पानी की बोतल रखी ताकि रास्ते में भूख लगने पर खा सकें। जंगल में वापस आकर वे एक साथ गहरे जंगल की ओर बढ़ने लगे, जहां रंगों का झरना छिपा था। शुरुआत में जंगल की उदासी उन्हें डरा रही थी, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प और उम्मीद ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़े, रास्ता और भी कठिन होता गया। पेड़ों की जड़ें जमीन पर सांप की तरह फैली हुई थीं, जिन पर से चलना मुश्किल था। जगह जगह झाड़ियां इतनी घनी थीं कि रास्ता ढूंढना मुश्किल था। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ हवा सरसराहट की आवाज कर रही थी, जैसे कोई कानाफूसी कर रहा हो। यहां से कैसे निकलें? मिठू प्रिया ने पूछा, एक बड़ी जड़ के सामने रुकते हुए। मिठू ने एक ऊंची डाल पर बैठकर कहा, किर्र, यहां से संभल कर चलना होगा। ये फुसफुसाती जड़ें तुम्हें सही रास्ता बताएंगी अगर तुम ध्यान से सुनोगे। रोहन ने ध्यान से देखा। उसने देखा कि कुछ जड़ें थोड़ी ज्यादा चमकीली लग रही थीं। मुझे लगता है ये चमकीली जड़ें ही सही रास्ता हैं, उसने कहा। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे एक जड़ पर पैर रखकर आगे बढ़ा। प्रिया ने भी उसका साथ दिया। वे एक एक कदम सावधानी से आगे बढ़ते रहे। कभी रोहन प्रिया को ऊपर खींचता तो कभी प्रिया रोहन को सहारा देती। मिठू उनके ऊपर उड़ता हुआ उन्हें सही दिशा बताता रहा। किर्र, थोड़ा बाईं ओर। किर्र, अब सीधी। इस तरह अपनी समझ और एक दूसरे की मदद से वे फुसफुसाती जड़ों वाले रास्ते को पार कर गए। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक छोटी सी पहाड़ी के पास पहुंचे, जहां एक बहुत चिड़चिड़ा लोमड़ बैठा था। लोमड़ ने अपना रास्ता रोक रखा था और वह लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। उसका नाम चिड़चिड़ा चिंटू था।
उसकी आंखों में उदासी थी और उसका फर भी पहले जैसा चमकीला नहीं था। क्या हुआ चिंटू लोमड़, प्रिया ने नरमी से पूछा। चिंटू ने गुर्राते हुए कहा, हट जाओ बच्चों, तुम मेरे रास्ते में हो। जंगल ने अपना रंग खो दिया है और मैं अब किसी से बात नहीं करना चाहता। रोहन ने मिठू से पूछा, यह इतना दुखी क्यों है? मिठू ने धीरे से कहा, किर्र, चिंटू को रंगों से बहुत प्यार है। जब से जंगल फीका पड़ा है वह बहुत परेशान है। प्रिया को चिंटू पर तरस आ गया। उसने अपने थैले से एक चमकीला लाल सेब निकाला जो उसने अपने नाश्ते के लिए रखा था। चिंटू लोमड़, क्या तुम यह स्वादिष्ट सेब खाओगे? यह लाल है, बिल्कुल तुम्हारे फर जैसा था। चिंटू लोमड़ ने सेब को देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से सेब लिया और एक ही बार में उसे चट कर गया। यह स्वादिष्ट है, उसने कहा, और इसमें रंग भी है। चिंटू लोमड़ का दिल थोड़ा पिघल गया। तुम इतनी अच्छी लड़की हो, उसने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें एक गुप्त रास्ता बताता हूँ जो तुम्हें पहाड़ी के पार ले जाएगा। यह तेज रास्ता है और सीधा रंगों के झरने की ओर जाता है। चिंटू ने उन्हें एक छिपी हुई पगडंडी दिखाई और वे उसे धन्यवाद देकर आगे बढ़ गए। चिंटू लोमड़ द्वारा बताए गए गुप्त रास्ते से चलते हुए वे एक गहरे और धुंधले मैदान में पहुंचे। मैदान के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर एक बूढ़ा बुद्धिमान उल्लू बैठा था। यह प्रोफेसर उल्लू था जो जंगल के सबसे ज्ञानी प्राणियों में से एक था। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, प्रोफेसर उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलीं और कहा, ओह नन्हे यात्री, तुम इतनी दूर क्यों आए हो? रोहन ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे रंगों का झरना अपना पत्थर खो चुका है और जंगल अपने रंग खो रहा है। प्रोफेसर उल्लू ने ध्यान से सुना और फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचा। किर्र, प्रोफेसर उल्लू बहुत बुद्धिमान हैं। शायद उनके पास कोई रास्ता हो, मिठू ने फुसफुसाया। प्रोफेसर उल्लू ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, तुम्हारी बहादुरी सराहनीय है बच्चों, लेकिन रंगों के झरने तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक और परीक्षा पास करनी होगी। तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। प्रिया ने पूछा, पहेली? कैसी पहेली? प्रोफेसर उल्लू ने गंभीर होकर कहा, मैं रंगहीन हूँ पर रंगों को जीवन देता हूँ। मैं हर सुबह आता हूँ और हर शाम चला जाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? रोहन और प्रिया सोचने लगे। रोहन ने कहा, कोई ऐसी चीज जो रंगों को देती है लेकिन खुद रंगहीन है, और सुबह आती है शाम जाती है। प्रिया ने अचानक ताली बजाई, सूरज। सूरज की रोशनी से ही सब रंगों को जीवन मिलता है, और वह सुबह आता है और शाम को चला जाता है। प्रोफेसर उल्लू मुस्कुराए। बहुत खूब नन्हे दिमाग, तुम सही हो। सूरज, उन्होंने एक छिपे हुए रास्ते की ओर इशारा किया। अब जाओ, तुम्हारा रास्ता साफ है। रंगों का झरना अब बहुत दूर नहीं है। प्रोफेसर उल्लू की पहेली सुलझाने के बाद रोहन, प्रिया और मिठू एक नए रास्ते पर चल पड़े। रास्ता अब कम घना और थोड़ा आसान था क्योंकि वे सही दिशा में बढ़ रहे थे। पेड़ों की शाखाओं के बीच से सूरज की किरणें छनकर आ रही थीं, लेकिन जंगल अभी भी फीका और उदास दिख रहा था। उनकी उम्मीदें बढ़ रही थीं कि वे जल्द ही रंगों के झरने तक पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से एक हल्की सी चमक दिखाई दी। देखो मिठू, वह क्या है? प्रिया ने उत्साह से कहा। मिठू ने अपने पंख फड़फड़ाए और चिल्लाया, किर्र, रंगों का झरना। हम पहुंच गए। वे दौड़ते हुए आगे बढ़े और एक बड़ी सी खुली जगह पर पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा सुंदर झरना था, लेकिन वह वैसा चमकीला नहीं था जैसा उन्होंने कहानियों में सुना था। झरना धुंधला और उदास दिख रहा था और उससे निकलने वाला पानी भी बेरंग था। उसके पास ही एक छोटा सा कुंड था जहां से पहले रंग बिरंगी रोशनी निकलती थी, लेकिन अब वहां से सिर्फ एक धीमी सी चमक आ रही थी। रोहन ने निराशा से कहा, ओह नहीं, यह तो बहुत उदास दिख रहा है। इसका चमकीला पत्थर कहाँ है? वे कुंड के चारों ओर देखने लगे। मिठू ने कहा, किर्र, पत्थर तो यहाँ होना चाहिए था। यह कुंड के बीच में रहता है और सारी रोशनी देता है। प्रिया ने पास की एक झाड़ी में कुछ हिलते हुए देखा। भैया, वहां कुछ है, उसने फुसफुसाया। तभी झाड़ी के पीछे से एक छोटी सी शरारती सी परछाई निकली। वह कोई और नहीं बल्कि एक छोटा सा नटखट भूत चिंटू था। चिंटू भूत बहुत छोटा था, उसके छोटे छोटे सींग थे और वह हवा में तैर रहा था। उसके हाथों में एक बहुत ही चमकीला इंद्रधनुषी पत्थर था। यह वही रंग बिरंगा पत्थर था जिसकी तलाश में वे इतनी दूर आए थे।
चिंटू भूत पत्थर को उछाल रहा था और खुद ही हंस रहा था। वह बिल्कुल शैतान जैसा लग रहा था। हे छोटे शैतान, रोहन ने कहा, तुमने रंगों के झरने का पत्थर क्यों ले लिया? चिंटू भूत ने अचानक उन्हें देखकर अपना पत्थर अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। वह थोड़ा डर गया, लेकिन फिर शरारत से हंसने लगा। ही, मैंने बस इसे खेलने के लिए लिया था। मुझे लगा कि यह एक सुंदर कंचा है, उसने कहा। प्रिया ने नरमी से कहा, लेकिन चिंटू, तुम्हारी वजह से जंगल के सारे रंग फीके पड़ गए हैं। फूल उदास हैं और पक्षी गाना नहीं गा रहे हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि जंगल फिर से सुंदर हो जाए? चिंटू भूत ने पत्थर को देखा और फिर उदास जंगल की ओर। उसे शायद एहसास नहीं था कि उसके खेल से कितना नुकसान हो रहा था। मैं बस अकेला महसूस कर रहा था, चिंटू ने धीरे से कहा। मुझे लगा कि यह पत्थर मुझे खुश करेगा और कोई मेरे साथ खेलने वाला नहीं था। प्रिया ने चिंटू भूत की बात सुनी और उसे समझी। चिंटू, उसने प्यार से कहा, अगर तुम यह पत्थर वापस दे दोगे तो जंगल फिर से खुश हो जाएगा और हम सब तुम्हारे साथ खेलने आएंगे। क्या तुम हमें पत्थर वापस दे दोगे? चिंटू भूत ने प्रिया की आंखों में देखा। उसे उसकी दयालुता महसूस हुई। उसने पहले कभी किसी को इतना प्यार से बात करते हुए नहीं सुना था। सच में? चिंटू ने पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। हाँ, सच में, रोहन ने भी कहा। चिंटू भूत ने मुस्कुराते हुए अपना रंग बिरंगा पत्थर उनकी ओर बढ़ा दिया। ठीक है, ले लो। मैं नहीं चाहता कि जंगल दुखी रहे। रोहन ने धीरे से पत्थर लिया। वह बहुत चिकना और चमकदार था। उन्होंने ध्यान से उस रंग बिरंगे पत्थर को झरने के कुंड के बीच में रख दिया, जहां से वह गायब हुआ था। जैसे ही रंग बिरंगा पत्थर अपनी जगह पर रखा गया, एक अद्भुत चीज हुई। कुंड से एक तीव्र चमकीली रोशनी निकली। रोशनी तेजी से ऊपर उठी और पूरे झरने को अपनी चपेट में ले लिया। बेरंग पानी तुरंत इंद्रधनुष के सभी रंगों में चमकने लगा, लाल, नीला, पीला, हरा, बैंगनी। झरना अब सचमुच रंगों का झरना बन गया था, जिसकी चमक से पूरी घाटी जगमगा उठी। जंगल में एक जादुई लहर दौड़ गई। फीके पड़े फूल तुरंत खिल उठे और उनके रंग पहले से भी ज्यादा चमकीले हो गए। पेड़ों की पत्तियां वापस हरी भरी हो गईं और हवा में ताजगी भर गई। पक्षी खुशी से चहचहाने लगे और गिलहरियां पेड़ों पर दौड़ने लगीं। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। मिठू खुशी से कूदने लगा और चिल्लाया, किर्र किर्र। रंग वापस आ गए। जंगल खुश है। चिंटू भूत भी पहली बार अपनी शरारत भूलकर खुशी से नाचने लगा। रोहन और प्रिया ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनका दिल खुशी और गर्व से भर गया था। उन्होंने जंगल को बचा लिया था। जंगल में रौनक वापस आ चुकी थी। रोहन, प्रिया और मिठू ने चिंटू भूत को अलविदा कहा, जिसने उन्हें वादा किया था कि वह अब कभी किसी चीज को बिना पूछे नहीं लेगा और हमेशा जंगल के साथ दोस्ताना रहेगा। जंगल अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। हर पत्ती, हर फूल, हर टहनी पर खुशी की चमक थी। सूरज की किरणें चमकते हुए पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं और हर तरफ चिड़ियों की मीठी चहचहाहट गूंज रही थी। उनका वापसी का रास्ता बहुत आसान लग रहा था। अब उन्हें किसी भी जड़ से डर नहीं लग रहा था और न ही कोई चिड़चिड़ा लोमड़ उनके रास्ते में था। उल्लू प्रोफेसर ने उन्हें उड़ते हुए देखा और मुस्कुराए, जैसे वे उनकी सफलता पर गर्व कर रहे हों। प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा और कहा, भैया, कितना अच्छा लगता है जब हम किसी की मदद करते हैं। रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। मिठू उनके सिर के ऊपर उड़ता हुआ खुशी के गीत गा रहा था, किर्र। शाबाश बच्चों, किर्र, तुमने कमाल कर दिया। वे थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी जब वे अपने गांव पहुंचे। सूरज डूब रहा था और आसमान में लाल नारंगी रंग बिखर रहे थे। उन्होंने अपनी मां को बताया कि कैसे उन्होंने जंगल को फिर से रंगीन बना दिया। उनकी मां ने गर्व से उन्हें गले लगाया और उनके साहस और दयालुता की बहुत प्रशंसा की। रात को जब वे अपने बिस्तर पर लेटे तो उन्होंने खिड़की से बाहर चमकते हुए जंगल को देखा। जंगल के पेड़ों के बीच से रंगों के झरने की धीमी चमक दिखाई दे रही थी, जो उन्हें उनकी बहादुरी और एक दूसरे के साथ मिलकर किए गए अच्छे काम की याद दिला रही थी। रोहन ने धीरे से कहा, प्रिया, क्या तुम्हें पता है, अकेले हम शायद यह सब नहीं कर पाते। प्रिया ने नींद में ही जवाब दिया, हाँ भैया, और अगर हम चिंटू भूत को नहीं समझते तो शायद वह पत्थर कभी वापस नहीं मिलता। उन्हें एहसास हुआ कि एकता और दयालुता कितनी शक्तिशाली होती है।
उस रात उन्हें बहुत अच्छी नींद आई। सपनों में भी उन्हें रंग बिरंगा झरना और मुस्कुराते हुए जानवर दिख रहे थे। उन्होंने सीखा था कि अगर हम मिलकर काम करें और दूसरों की मदद करें तो दुनिया को और भी सुंदर बना सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता, साहस और दयालुता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और प्रकृति का सम्मान करते हैं तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियां लाते रहेंगे।